नमस्ते दोस्तों, वैगले एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी चीज़ पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारी और आपकी ज़िंदगी से जुड़ी है। मतलब सोचिए कि एक सुबह आप सोकर उठें और आपको पता चले कि आपके वोट की ताकत अचानक से आधी रह गई है। सुनने में काफी अजीब लगता है ये। बिल्कुल, आपके शहर के वोट की वैल्यू किसी दूसरे शहर के नागरिक के मुकाबले एकदम कम हो गई। ऐसा लगता है कि ये तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, राइट? सही बात है, पर सच तो ये है कि किसी भी आबादी बढ़ने वाले देश में अगर वक्त वक्त पर एक खास प्रोसेस ना किया जाए तो प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। और इसी प्रोसेस को समझने के लिए आज हमारे पास पार्लियामेंट्री रिसर्च पेपर्स, पिछले कमीशन रिपोर्ट्स और बहुत सारे डेमोग्राफिक डेटा का पूरा एक स्टैक है। हमारा मिशन आज ये समझना है कि ये जो डिलिमिटेशन बिल 2026 और संविधान का 131वां संशोधन है, ये आखिर किस बारे में है। एग्जैक्टली और हम बिना किसी भारी टेक्निकल जार्गन के ये डिकोड करेंगे कि कैसे ये बदलाव देश के पूरे पॉलिटिकल नक्शे को पलटने वाला है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो हम अक्सर इस बात पर बहस करते हैं कि इलेक्शन कौन सी पार्टी जीतेगी, राइट? हाँ, वही तो सबसे बड़ा मुद्दा लगता है सबको। पर ये जो डिलिमिटेशन या जिसे हम हिंदी में परिसीमान कहते हैं, ये तय नहीं करता कि गेम कौन जीतेगा। ये बेसिकली पूरा खेल का मैदान ही बदल देता है। ये उस कोर रूल से जुड़ा है जो कहता है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। 1 वैल्यू, ये टर्म काफी हैवी लगता है। चलिए इस खेल के मैदान वाली एनालॉजी को थोड़ा और आसान बनाते हैं। मैं जब इसके बारे में सोर्सेज पढ़ रही थी तो मैंने इसको एक कॉर्पोरेट कंपनी के शेयर्स की तरह सोचा। अच्छा, वो कैसे? मतलब मान लीजिए एक कंपनी है जिसमें शुरू में 100 शेयर होल्डर्स थे। हाँ। सबके पास बराबर की वोटिंग पावर थी। हाँ। अब वक्त के साथ कंपनी बढ़ी, कुछ नए डिपार्टमेंट्स बन गए जहां बहुत सारे नए एम्प्लॉयज आ गए, पर कुछ डिपार्टमेंट्स वैसे के वैसे ही रहे। हाँ, ग्रोथ अनइवन हुई। राइट। तो अब अगर वोटिंग पावर को दोबारा से बांटा ना जाए तो जिन डिपार्टमेंट्स में भीड़ बढ़ गई है उन्हें तो लगेगा ना कि उनकी आवाज दब रही है, उनके शेयर की वैल्यू डाइल्यूट हो गई है। हाँ। तो क्या हम इस परिसीमन को पॉलिटिक्स का शेयर रीडिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं? ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है इसको देखने का, क्योंकि असलियत में वोट डाइल्यूशन ही वो मेन प्रॉब्लम है जिसे ठीक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में डिलिमिटेशन बनाया गया था। संविधान के आर्टिकल 82 में पार्लियामेंट के लिए और 170 में स्टेट असेंबलीज के लिए जो नियम है वो सिर्फ कागजी बातें नहीं है, वो एक जरूरी मैकेनिज्म है। सोचिए, एक इलाके की आबादी इतनी बढ़ गई कि वहां का एमपी 30 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाप रे, 30 लाख! हाँ, और वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे इलाके में आबादी नहीं बढ़ी तो वहां का एमपी सिर्फ 15 लाख लोगों का एमपी है। ओह, तो इसका सीधा सा मैथ ये हुआ कि वो जो 15 लाख वाला एरिया है वहां के सिटीजन के वोट का वेट 30 लाख वाले एरिया के सिटीजन से दुगना हो गया। एग्जैक्टली। और बस यहीं पर डेमोक्रेसी का वो बेसिक रूल फेल हो जाता है। डिलिमिटेशन इसी भौगोलिक और मैथमेटिकल इम्बैलेंस को ठीक करता है। सेंसस का नया डेटा लिया जाता है और देश के नक्शे पर बाउंड्रीज दोबारा ड्रॉ की जाती हैं, ताकि हर एमपी लगभग बराबर लोगों का प्रतिनिधित्व करे। पर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। सोर्सेस पढ़ते हुए जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये थी कि इतना बड़ा प्रोसेस जिसमें पूरे देश के बॉर्डर्स को दोबारा से ड्रॉ करना है, ये करता कौन है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलिमिटेशन कमीशन को मिलती है, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। राइट। मैंने पढ़ा कि इसके चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज होते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसके मेंबर होते हैं। पर सबसे क्रेजी डिटेल जो थी वो ये कि इस कमीशन के डिसीजंस फाइनल होते हैं। बिल्कुल, बाइंडिंग होते हैं वो। मतलब उन्हें देश के किसी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर मैं क्रिकेट की भाषा में कहूं तो ये उस अंपायर की तरह है जिसके डिसीजन पर आप डीआरएस नहीं ले सकते। अंपायर ने उंगली उठा दी तो बस आउट। ये इतनी पावर क्यों दी गई है? देखिए, ये जो इम्यूनिटी दी गई है सुनने में खतरनाक लग सकती है, पर इसके पीछे एक बहुत सॉलिड, एकदम प्रैक्टिकल रीजन है। आप खुद सोचिए, जब किसी एरिया की बाउंड्री बदलती है तो किसी नेता का कोर वोट बैंक कटकर दूसरे एरिया में चला जाता है। ओह, तब तो नेताओं को बहुत प्रॉब्लम होती होगी। एग्जैक्टली। तो अगर कोर्ट्स में जाने का ऑप्शन होता
तो हर पार्टी और हर नेता कोर्ट पहुंच जाता। राइट? हाँ, कोई भी अपने हिसाब से स्टे ऑर्डर ले आता। सही पकड़ा आपने। हमारे लीगल एक्सपर्ट्स वाले सोर्सेज में भी ये क्लियर किया गया है कि अगर इन डिसीजंस को कोर्ट में चैलेंज करने की छूट मिल गई तो इंडिया में कभी इलेक्शन टाइम पर हो ही नहीं पाएंगे। हर नई बाउंड्री लाइन पर एक PIL लग जाएगी और पूरा चुनाव का प्रोसेस केसेस के बोझ तले दब जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए संविधान में ये सेफगार्ड रखा गया है कि इसको कोर्ट के इंटरफेरेंस से दूर रखें ताकि सिस्टम चलता रहे। पर वेट, अगर DRS का ऑप्शन ही नहीं है तो अंपायर अगर गलत फैसला दे दे तो मतलब मान लीजिए जेरीमैंडरिंग हो गई, जहां किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर लाइन्स टेढ़ी-मेढ़ी खींच दी, तो उसे कैसे रोकेंगे? ये डर बहुत जेन्युइन है और इसीलिए इस कमीशन का स्ट्रक्चर इतना अलग है। इसमें किसी एक्टिव पॉलिटिशियन या मिनिस्टर को डिसीजन लेने की पावर नहीं दी गई है। अच्छा, सिर्फ इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स होते हैं? हाँ, रिटायर्ड SC जज और इलेक्शन कमिश्नर्स जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी और इलेक्शन सिस्टम का हिस्सा हैं। और ट्रांसपेरेंसी के लिए इसमें कुछ एग्जिस्टिंग MPs और MLAs को एसोसिएट मेंबर्स बनाया जाता है। पर उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते ना? सही कहा, वो सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, फाइनल ड्राफ्ट से पहले पब्लिक हियरिंग्स भी होती हैं जहां आम लोग अपने ऑब्जेक्शंस दे सकते हैं। आई सी। तो बेसिकली सिस्टम के अंदर ही चेक्स एंड बैलेंसेस बना दिए गए हैं। ये काफी प्रैक्टिकल लगता है। वैसे अब 2026 के इस नए बिल पर आते हैं जिसका नंबर सच में काफी हिस्टोरिकल लग रहा है मुझे। आप 850 सीट्स वाले फिगर की बात कर रही हैं? हाँ, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि लोकसभा की सीट्स 543 से बढ़कर सीधा 850 तक जा सकती हैं। ये तो मतलब एक बहुत मैसिव बदलाव है। ऐसा लग रहा है कंपनी के शेयर्स बस रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे, कंपनी को ही डबल किया जा रहा है। ये सच में एक बहुत बड़ा जंप है, पर ये कोई रातों रात नहीं हो रहा। इसके पीछे डेकेड्स की रुकी हुई हिस्ट्री है। रुकी हुई? हाँ, देखिए 1952, 1963 और 1973 में डिलिमिटेशन रेगुलरली हुआ, पर 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इस प्रोसेस पर एक टोटल फ्रीज लगा दिया गया। वेट, पर अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो उसको फ्रीज क्यों किया गया था? इसका रीजन 70s की पॉलिसीज में छुपा है। उस वक्त गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल पर बहुत जोर दे रही थी, तो स्टेट्स को ये डर लगने लगा कि जो स्टेट पॉपुलेशन कम करेगी, डीलिमिटेशन की वजह से पार्लियामेंट में उसकी सीट्स भी कम हो जाएंगी। ओह, ये तो मतलब अच्छे काम के लिए सजा देने जैसी बात हो गई। एग्जैक्टली। इसीलिए सरकार ने 1971 की जनगणना को बेस बनाकर सीट्स को 543 पर लॉक कर दिया ताकि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम फेल ना हो। 2002 में एक डीलिमिटेशन हुआ था, पर उसमें सिर्फ बॉर्डर्स चेंज हुए, टोटल नंबर 543 ही रहा। अच्छा, तो अब वो 50 साल से दबी हुई स्प्रिंग छूटने वाली है 2026 में, इसीलिए सीट सीधा 850 क्रॉस कर रही हैं। बिल्कुल, 50 साल में आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि अब जब बैकलॉग क्लियर होगा तो इम्पैक्ट मैसिव होगा। और आपको बताऊं, नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की जरूरत भी इसीलिए पड़ी थी क्योंकि पुरानी बिल्डिंग में 850 लोगों की जगह ही नहीं थी। वाह। और यहाँ पर मुझे लगता है एक और एंगल आता है जिसको हमारे सोर्सेज ने बहुत हाईलाइट किया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी वुमेन्स रिजर्वेशन। हाँ, 33% महिला आरक्षण। राइट। तो जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, ये डीलिमिटेशन और वुमेन्स रिजर्वेशन आपस में डीपली कनेक्टेड है ना? बहुत डीपली। देखिए, अगर हम पुरानी 543 सीट्स में ही 33% औरतों को दे देते तो बहुत सारे एग्जिस्टिंग मेल MPs को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती। पॉलिटिकली ये पास करवाना लगभग इम्पॉसिबल था। हाँ, वो लोग अग्री ही नहीं करते। एग्जैक्टली। पर जब आप सीट्स 543 से 850 कर लेते हैं तो आप पाई का साइज ही बड़ा कर रहे हैं। 850 का 33% होता है करीब 280 सीट्स। ओह वाओ, 280 महिला MPs। हाँ, और इतनी बड़ी तादाद में वुमेन का हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉलिसी मेकिंग में आना पार्लियामेंट का पूरा टोन बदल देगा। ये बस एक छोटा क्वांटिटेटिव चेंज नहीं है, ये सोसाइटी के लिए एक बड़ा क्वालिटेटिव चेंज है। ये सच में एक नए एरा जैसा लग रहा है। पर अब हम इस डीप डाइव के सबसे सेंसिटिव हिस्से पर पहुंचते हैं। देखिए, मैं अपने दोस्तों को जो सुन रहे हैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी यहाँ। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। हम बस उन फैक्ट्स और डेटा को एनालाइज कर रहे हैं जो सोर्सेज में दिए गए हैं।
हम किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, लेफ्ट, राइट या किसी स्टेट को फेवर नहीं कर रहे हैं। हमारा काम बस इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना है। सही बात है, डेटा इज डेटा। राइट। तो डेटा ये कहता है कि डेमोग्राफिक प्रोजेक्शंस के हिसाब से नॉर्थ इंडिया, खासकर यूपी और बिहार जैसे स्टेट्स में आबादी काफ़ी बड़ी है। तो जब ये नए 850 सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वहाँ सीट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी। रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल यहाँ स्टेट के परफॉर्मेंस से सीधा टकरा रहा है। ये इंडियन फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है। साउथ स्टेट्स का आर्ग्यूमेंट बहुत वैलिड है। वो कहते हैं कि हमने नेशनल पॉलिसीज फॉलो की, हेल्थ और एजुकेशन में पैसा लगाया, इकोनॉमी में हैवी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो क्या डिलिमिटेशन की वजह से पार्लियामेंट में उनकी पॉलिटिकल पावर का कम हो जाना उनके लिए एक पेनल्टी नहीं है? यही तो, जिसने रूल्स फॉलो किए उसको नुकसान हो रहा है। तो संविधान में इस गुड गवर्नेंस को रिवॉर्ड करने का कोई तरीका नहीं है क्या? टेक्निकली और कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं। आर्टिकल 82 और 170 को अगर हम केयरफुली पढ़ें तो वो कंप्लीटली पॉलिसी ब्लाइंड है। वो बस पॉपुलेशन देखते हैं। सिर्फ 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। एग्जैक्टली। अगर एक स्टेट में 20 लाख पर एक एमपी है और दूसरे में 10 लाख पर एक, तो संविधान कहता है कि ये अनइक्वल है। डिलिमिटेशन कमीशन का काम इस सच्चाई को एक्नॉलेज करके मैथ को ठीक करना है, डेवलपमेंट देखना नहीं। ये तो एकदम कैच 22 सिचुएशन हो गई। एक तरफ स्टेट्स अपनी जगह सही हैं कि उन्हें उनके अच्छे काम के लिए साइडलाइन नहीं होना चाहिए, पर एक आम सिटीजन की तरह देखें तो उस नागरिक का वोट इसलिए कमजोर तो नहीं हो सकता ना कि वो किसी हाईली पॉपुलेटेड स्टेट में पैदा हुआ है। बिल्कुल, दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स लॉजिकली बहुत स्ट्रांग हैं और यही पॉलिसी मेकर्स के लिए सबसे बड़ा हेडेक है। तो इसका कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन डिस्कस किया है हमारे सोर्स मटेरियल में? हाँ, कुछ एनालिटिकल पेपर्स हैं जो ऑल्टरनेटिव्स डिस्कस करते हैं, जैसे राज्यसभा को और पावर देना। यूएस सेनेट का एग्जाम्पल देते हैं लोग, जहां हर स्टेट की इक्वल सीट्स होती हैं, चाहे आबादी कुछ भी हो। ओ, लाइक हर स्टेट से 2 रिप्रेजेंटेटिव्स। पर इंडिया का स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है। हाँ, इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पॉलिटिकल पावर के इम्बैलेंस को कॉम्पेंसेट करने के लिए स्टेट्स को ज्यादा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस लाने होंगे, कमीशन को एक बहुत पतली दूरी पर चलना होगा 2026 में, ताकि फेडरल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो। वैसे आज इस डीप डाइव में हमने सच में इस पूरे टॉपिक के परत दर परत खोल दी है। बिल्कुल, काफी कुछ क्लियर हो गया इससे। हाँ, हमने उस कॉर्पोरेट शेयर्स वाले वोट डाइल्यूशन के कॉन्सेप्ट से शुरू किया, फिर हमने कमीशन की पावर और उनकी इम्यूनिटी के बारे में बात की कि क्यों वो DRS सिस्टम नहीं है, और हमने उस हिस्टोरिक 1976 फ्रीज को समझा जिसकी वजह से आज सीट्स बढ़कर 850 तक पहुंचने वाली हैं, जो वुमेन रिजर्वेशन का रास्ता भी खोलेंगी। और फाइनली ये नॉर्थ साउथ और पॉपुलेशन वर्सेस डेवलपमेंट वाला डिबेट जो आने वाले टाइम में आई थिंक हर न्यूज़ चैनल पर कवर होगा। कुल मिलाकर एक नई पावर स्ट्रक्चर आने वाली है। पर यहाँ मैं डिस्कशन एंड करने से पहले एक थॉट देना चाहती हूँ। जरूर। हमने पूरे टाइम देखा कि रिप्रेजेंटेशन को सिर्फ एक मैट्रिक से नापा गया है और वो है पॉपुलेशन। पर आजकल की डिजिटल दुनिया को देखिए, लोग रिमोट काम कर रहे हैं, डिजिटल नोमैड्स बन गए हैं, एक स्टेट में रहकर दूसरे स्टेट की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये एक काफी इंटरेस्टिंग एंगल है। राइट। तो आने वाले 40-50 सालों में जब डेमोग्राफिक्स और तेजी से बदलेंगे, तो क्या किसी का रिप्रेजेंटेशन नापने के लिए बस पॉपुलेशन ही अकेला स्टैंडर्ड होना चाहिए? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। डिजिटल एज में 1 पर्सन 1 वोट तो ठीक है, पर उस 1 वैल्यू की डेफिनेशन शायद बदलनी पड़े। क्या बस जमीन और लोगों की गिनती ही काफी है? वही तो, शायद इस पुराने रूल बुक को हमें एकदम फ्रेश पर्सपेक्टिव से दोबारा सोचना पड़ेगा। हालांकि हमारे सोर्सेज इस बारे में बात नहीं करते, पर ये हम सब के लिए एक ऐसी चीज़ है जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के इस बहुत ही लंबा पर इंटरेस्टिंग विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मुझे भी इस डिस्कशन में बहुत मजा आया। शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार कुछ नए सोर्सेज और नई इनसाइट्स के साथ। वैगली एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।